Hello, friends. A very warm welcome to our episode 6 of our series Mastering Personal Finances. हमने लास्ट 5 एपिसोड्स में डिस्कस करा कि हम कैसे अपने पर्सनल फाइनेंसेस में मास्टरी कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज के हमारे एपिसोड में, जिसका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। आज हम बात करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने गोल प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेस्ट तरीके से कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्कस करें कि हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, या हम किन किन जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिखे हुए हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। ऐसी जगह हम इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न आती है। जैसे हम बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स करवाते हैं, या हम कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के, जहाँ पर हमें पता होता है कि हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ब्याज मिलना है। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है स्टॉक्स का। स्टॉक्स मतलब जहाँ पर हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस ऑप्शन में हमारे पास रिटर्न नो डाउट अच्छी बनती है, लेकिन रिटर्न उसी की अच्छी बनती है यहाँ पर जिसको मार्केट की समझ हो, जिसको एनालिसिस करना आता हो कि कौन सा स्टॉक हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। प्लस समझ के साथ साथ आपके पास टाइम होना चाहिए कि अगर आप अपना फुल टाइम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये टाइम निकालना मार्केट को ट्रैक रखने का बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा आपका अच्छा बन सकता है, बट ज़्यादातर लोग जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जो गलती करते हैं वो ये होता है, हमें एंट्री और एग्जिट का टाइम नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि सही समय क्या है इस पर्टिकुलर शेयर में लगाने का, और सही टाइम क्या है एग्जिट करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टर है वो ऑपोजिट करते हैं, जब बहुत अच्छे दाम पर होता है तब वो उसमें घुसते हैं, उसे खरीदते हैं, और जब शेयर प्राइस नीचे होता है तब हम उसको निकाल देते हैं, एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती कर जाते हैं। इसलिए शायद स्टॉक मार्केट में जो है पैसा बन सकता है, लेकिन सभी लोगों का नहीं बन पाता। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है म्यूचुअल फंड्स। आप देखेंगे पिछले कुछ 5-7 साल में म्यूचुअल फंड्स का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आता है, हमने इसके बारे में बहुत टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में देखा है। म्यूचुअल फंड का जो बेस्ट पॉइंट है वो है कि म्यूचुअल फंड में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर मिनिमम म्यूचुअल फंड जो है 500 रुपये महीना से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है जितना मर्जी कमाता हो। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है, आप इसमें हर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। आप चाहें तो हर मंथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब हर महीना जो भी हमें लगा कि हम 5, 10, 15, 20, 50 जितना भी सेव कर सकते हैं उतना आपने इसमें लगा दिया। और आप चाहें तो इसमें वन टाइम भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे लगा कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, मेरे पास अच्छा अमाउंट है, मुझे ऑफिस से बोनस मिला है, मेरे पास अच्छा अमाउंट है, तो वो भी हम इसमें वन टाइम डाल सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम जितना मर्जी पैसा जब मर्जी जैसे मर्जी मोड से डाल सकते हैं। फिर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में जो थोड़ा सा फैक्टर रहता है वो होता है रिस्क फैक्टर। म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है, बट डिफरेंस ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हमारे पास उतनी समझ नहीं होती, प्लस हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम देखें कि शेयर कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, उस चीज़ को ट्रैक कर सके। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा पैसा फंड मैनेजर्स के थ्रू लगता है, मतलब वो टेक्निकल लोग जिनको इस इंडस्ट्री में मिनिमम 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका ये काम ही होता है, तो उनके थ्रू हमारा पैसा लगता है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा जो है वो अच्छे रिटर्न देने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि पैसा उनके थ्रू लग रहा है जिनको जिनका ये काम है, जिनको इस चीज़ की समझ है।
और जिनके पास टाइम है बिकॉज ये उनका रेगुलर काम है। देन आप देखेंगे, अगर हम, आपने बहुत सुना होगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये स्टेटमेंट बहुत आता है जहां पर भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो ये रिस्क की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए जब भी पैसा, हमने बोला यहाँ पर पैसा इक्विटी में लगता है, राइट? तो इक्विटी मतलब बिजनेस में लगता है। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता है। बिना किसी रिस्क के कोई बिजनेस तो होता नहीं है, राइट? जॉब नहीं, इट्स नॉट जॉब कि हमें फिक्स पता हो कि सारी चीज़ें क्या होनी है। इसमें रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए आ रहे हैं, सो लंबे समय के लिए आप समझ सकते हैं मतलब 5 से ज़्यादा साल। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है, अगर हम पूरा पिछला 30 से 40 साल की स्टडी करें, कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में आया है और मिनिमम 8 साल तक बना रहा है, चाहे किसी भी टाइम आया हो, किसी भी टाइम गया हो, मतलब उस टाइम मार्केट ऊपर थी नीचे थी, सारे फैक्टर्स में सारे पॉइंट्स मिला के अगर वो 8 साल तक मार्केट में बना रहा, तो उसने मिनिमम 12% कमाया है। ये बेसिस पास्ट रिटर्न्स है। सो म्यूचुअल फंड में हम यही कहते हैं कि आप अगर लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लंबे समय मतलब अगर आप 5+ ईयर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे आपको अपना 10 साल बाद बड़ा घर चाहिए, आपको अपने बच्चे की अब्रॉड एजुकेशन फंड करनी है, आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास अच्छा समय होता है। तो वहाँ अगर ये चीज़ें हमें करनी है तो इन गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। सो म्यूचुअल फंड में जैसे हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में ये क्षमता रहती है कि वो आपको 12% तक रिटर्न दे दे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है गोल्ड। जैसे आपने देखा है, गोल्ड जो है बहुत लोगों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है, बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर हम गोल्ड की अगेन पिछले 35-40 ईयर्स की हिस्ट्री देखें, तो गोल्ड जो है हमें एवरेज 10 से 11% का रिटर्न देता है साल का, विच इज़ नॉट बैड, राइट? बट द पॉइंट इज, हमें जब भी गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स में ना इन्वेस्ट करें। मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स में जैसे आप गोल्ड बैंगल्स खरीदते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, तो अगर आप सेल्फ यूज के लिए खरीद रहे हैं तो इट्स गुड। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये भी माइंड में रखना चाहिए कि आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिटर्न उतना नहीं होगा, उससे कम होगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप कुछ मेकिंग दे रहे हैं, राइट? कुछ भी 5 से 20% के बीच में वो होती है। फिर जब हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, सपोज आप अपनी डॉटर की वेडिंग के लिए खरीद रहे हो, सो आज से 15 साल बाद आपकी बच्ची को लगेगा कि मम्मा ये डिज़ाइन जो है ये आउटडेटेड है, ये अब नहीं चलता, अब दूसरे तरीके की ज्वेलरी चलती है, तो आप उसको दे के कोई नई ज्वेलरी बनवाओगे। तो उस टाइम आप देखोगे आपको कुछ कट लेना पड़ता है उस पर, विच इज़ अगेन लाइक 10, 15, 20% का कट होता है। तो जब आपने लिया तब आपने एक्स्ट्रा दिया मेकिंग का, जब आप उसको सेल आउट कर रहे हो वहाँ पे आपको कुछ कट मिल रहा है। देन जब हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सिक्योरिटी की कॉस्ट भी होती है, आप उसको कहीं लॉकर में रखेंगे, सेफ में रखेंगे, उसकी कॉस्ट होती है। सो गोल्ड में जब ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कई लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी अगेन हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, सिक्योरिटी का कंसर्न वहाँ पर भी रहता है, हमें सेफ में रखना पड़ता है। सो अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के SGB आते हैं, सोवरन गोल्ड बॉन्ड फंड्स, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्वार्टरली बेसिस पे मार्केट में निकलते हैं। सो जैसे जैसे गोल्ड का दाम बढ़ता है वैसे वैसे आपके उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है, प्लस उसमें 2% साल का हमें एडिशनल मिलता है। मतलब गोल्ड का रेट बढ़ेगा उतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस 2% आपको फालतू मिलता है। सो अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप इस तरीके से गोल्ड में SGB खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी कोई कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज वो डिजिटल पेपर है, आपके ईमेल पे जस्ट उस तरीके से आपके पास रहेगा, आप जब मर्जी उसको बेचना चाहें तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। सो ये हुआ। अब एक और ऑप्शन हमारे पास आता है जो जनरली हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का फेवरेट ऑप्शन होता है, वो है रियल एस्टेट।
देखिए, जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम हर इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लस कुछ माइनस डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट हमें पता हो कि हम राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करें। तो जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम रियल एस्टेट में भी जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो दो तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक होता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करा। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कैलकुलेट करके देखिए उसका जो रिटर्न है वो 3 से 4% होता है मैक्सिमम। मतलब अगर आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे उसमें रिटर्न जो आपको मिलेगा, मतलब रेंट की फॉर्म में, वो आपको मैक्सिमम साल का 4% होगा। मतलब अगर आपने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली है तो मेरे अकॉर्डिंग शायद 30,000 से ऊपर आपको उसका रेंट नहीं मिलेगा। सो विच कम्स आउट टू 30,000 हमारा है, अगर 360 मतलब ब्रॉडली 3.5 एंड 4%। सो रेजिडेंशियल में आपको इतना ही मिलता है मैक्सिमम। अगर हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साल का 6 या फिर मैक्सिमम, मतलब हायर साइड में बोल रही हूँ मैं, 8% के आसपास मिलता है, दैट्स इट। देन इसका थोड़ा सा एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है रियल एस्टेट का, वो लिक्विडिटी का पॉइंट है। इसमें लिक्विडिटी का बड़ा इशू रहता है। मतलब जब हमें पैसा चाहिए, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाहते हैं तो हमें दिक्कत आती है, बिकॉज हमें कोई बायर नहीं मिल रहा उस टाइम। जरूरी नहीं है कि मेरे को अभी विद इन अ मंथ पैसा चाहिए तो विद इन अ मंथ मुझे बायर मिल जाए और मैं प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकूं। तो वो इशू, लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है यहाँ पर। सेकेंड, हमारा थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है। मतलब या तो हम टेनेंट को देते हैं तो वहाँ पर हमें लाइक ब्रोकरेज वगैरह इन्वॉल्व होती है, कॉस्टिंग्स इन्वॉल्व होती है, या और प्लस रिस्क तो होता ही है। अगर हम टेनेंट को दे रहे हैं तो रिस्क तो अगेन रहता ही है, बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं। प्लस अगर हम उनको नहीं देते तो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है और मेंटेनेंस कॉस्ट है। प्लस जो रियल एस्टेट में ही जैसे कई बार होता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ पर, अच्छा रिटर्न हमें वहाँ पर मिलता है जहाँ पे हम प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा। बट वहाँ पे अगेन प्लॉट में इन्वेस्ट करने के अपने चैलेंजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपको ये देखना होता है कि अच्छी डील आपको मिलनी चाहिए, राइट। सो हमें वो चीज़ सिलेक्ट करने में लाइक काफ़ी टाइम लगता है कि जैसे हमने बोला कई ऑप्शंस में होता है, हम इजीली सिलेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा हम यहाँ लगा देते हैं पैसा, बट यहाँ पर वो चीज़ को रिसर्च करने में, फाइंड आउट करने में हमें टाइम लगता है काफ़ी। इट्स नॉट दैट ईजी। सेकेंड इज थोड़ा सा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर मेरे पास 20 लाख रुपया है सपोज, मुझे लगता है कि सरप्लस है, मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, तो शायद जो मुझे डील मिल रही है वो बड़े लेवल की मिल रही है। मतलब जैसे मुझे 1 करोड़ की डील मिल रही है तो मैं अकेला नहीं इन्वेस्ट कर सकती, मुझे किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इन्वेस्ट करना होता है। सो इसीलिए रियल एस्टेट के कुछ अपने चैलेंजेस हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हमने कुछ मेन जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मार्केट में वो डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। सो देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, वो कभी भी आपको एक एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा जितना पैसा है, जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, वो चलो हम लाइक जितना भी मेरे पास साल का होता है हमने देखा और हमने सेविंग बैंक से निकाल के उसकी एफडी कर दी, हमने सारे पैसे की एफडी कर दी, या हमने सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, या मेरी जितनी भी सेविंग्स है वो पीपीएफ की फॉर्म में ही है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना एसेट क्लास जो है वो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। हमें अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि मेरा इतना परसेंट पैसा यहाँ लगना चाहिए इस एसेट क्लास में। जैसे अभी हमने ये 5 एसेट क्लास डिस्कस करी, तो हमें अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग एसेट क्लास में लगाना चाहिए। उसको लगाने के भी काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी एज कितनी है, हमारे पास हमारे गोल्स अचीव करने के लिए टाइम कितना है, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सो आज हमारे एपिसोड का जो मैसेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन इज द की। ये हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। आप अपना पैसा जो कि हम इतने मेहनत से कमाते हैं उसको एक एसेट क्लास में मत लगाइए, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए।
सो आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और हमारे पिछले एपिसोड्स में भी, हर एपिसोड में हमने एक एक मैसेज पे बात करी, एक एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया डिस्कस करा हमारे पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस करा हो, आई वुड रिक्वेस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके जो भी एपिसोड आपने मिस आउट करा आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने कुलीग से ज़रूर शेयर करिए और आप कमेंट्स कर सकते हैं, सो दैट वील गेट मोटिवेटेड दैट येस, दिस सीरीज इज़ बेनिफिटिंग टू आवर व्यूअर्स एंड वी शुड कम अप विद such more series. Now stay tuned for our other episodes. Thank you so much.